हम स्टार्ट करते हैं अपना कल का लेक्चर जो हमारा बचा था, उसी को हम दोबारा रिकंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस डायरेक्शन में चलती हैं, और स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, उसकी इक्वेशंस देखी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ई क्रॉस बी करके, जो मैंने कल आपको बताया था। आज हम उससे आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर और क्या है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एक ट्रांसवर्स वेव। एक तो पहला टॉपिक है ट्रांसवर्स वेव जिसे हम पढ़ेंगे आज, और दूसरा है हमारा कल स्पीड हमने पढ़ लिया था, है ना। तो और जो प्रॉपर्टीज बची हैं हम उन्हें पढ़ेंगे जो कल रह गई थी। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो माय नेम इज जितेंद्र शर्मा एंड आप अपने चैनल को तो सपोर्ट दे ही रहे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी। तो आप चैनल को सपोर्ट कर देना यार। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकेंड लेक्चर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है अपनी पोजीशन पर, तो वहां से जो वेव प्रोपेगेट होती है उसे बोलते हैं, यानी कि इसके जो परपेंडिकुलर वेव प्रोपेगेट होती है उसे बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी? वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी। अब सबसे पहले आज हम देखते हैं कि वेव जो है, वेव आगे की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन क्या वेव पीछे की तरफ भी आ सकती है? ऐसा भी तो आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं तो मेरे पास पेन नहीं है, तो ऐसे ही देखिए आप। जैसे वेव ये है, मेरे पास एक डिक्शनरी है, रुकिए। मेरे पास एक ये है और एक ये है, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट इमेजिन करना, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। तो वेव जो मैंने कल बताई थी वो प्रोपेगेट कर रही थी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कर रही थी या नहीं कर रही थी? इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। तो ये भी तो हो सकता है कि इसके इस आगे डायरेक्शन में कर रही है तो पीछे भी तो कर सकती है, कर सकती है नहीं कर सकती? तो देखते हैं हम क्या वेव दो डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर सकती है। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो था ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी। अब इससे मुझे आप इसकी हेल्प से मुझे बताइए कि वेव जो है एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी या फिर दोनों डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर सकती है। तो बताइए। अब मेरी बात सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आई कैप, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो है के कैप। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है के कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड का के कैप, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का जे कैप लेता हूँ, जे कैप, के कैप गलत हो गया, सॉरी, जे कैप लिया मैंने। तो बताइए वेव जो प्रोपेगेट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? आई क्रॉस जे करता हूं मैं, आई कैप क्रॉस जे कैप, मुझे मिलेगा क्या? के कैप, और वो भी किस डायरेक्शन में? प्लस की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी, या तो वो प्लस यानी कि आगे प्रोपेगेट हो जाए, या फिर माइनस, या फिर वो पीछे प्रोपेगेट हो जाए। ऐसा नहीं है कि वेव दोनों डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो, इसका मतलब ये है कि वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपेगेट होगी। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसे हम, यहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कल का एक बार फिर से लिखा देता हूं। अगेन एक बार रिकैप करते हैं हम, छोटा सा टॉपिक। हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, हमारी क्या थी? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही थी? इट इज प्रोड्यूस्ड by oscillating of charge particle, by oscillating of charge particle, by oscillating of charge particle। चार्ज पार्टिकल जब एक ऑसिलेट कर रहा था तब हमारी एक वेव जो है वो प्रोपेगेट हो रही थी। तो इसी को देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। अब मैं जो है सेकंड वो डाल लेता हूं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसे डाल देता हूँ। इसे मैं रफ कर देता हूँ, है ना, ये तो कल का ही था। तो चलिए मैं आपको अब सेकंड बताता हूँ आपको ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और कैसे वो वर्क करती है। तो देखते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। वेव जो है हमारी कई टाइप्स की हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वेव एक या फिर दो टाइप्स की हो। साउंड वेव हो सकती है हमारी, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो सकती है, ट्रांसवर्स वेव हो सकती है, बहुत सारी वेव होती सकती हैं। तो ऐसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसवर्स वेव। हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो हमारे जो ट्रांसवर्स वेव है, जो ट्रांसवर्स वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और क्या होती है? तो देखिए, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ही नहीं थी? ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड रुकिए, मैं पेन लेता हूं, देन आपको समझाता हूं कि कैसे ये होता है सब कुछ। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूं। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये थी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो वेव जो हमारी प्रोपेगेट हो रही थी वो हो रही थी हमारी ऐसे परपेंडिकुलर। हो रही थी या नहीं हो रही थी? हो रही थी ना। वेव जो प्रोपेगेट हो रही थी वो इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही थी। आपको इस डायग्राम से समझ में भी आ जाएगा, जो शायद इधर दिखेगा आपको, इधर दिख रहा होगा आपको, है ना? ये इस वाले डायग्राम से आपको क्लियर भी हो जाएगा। तो ये डायग्राम देखिए पहले। ये डायग्राम मैंने आपको कल बताया था, कल तो नहीं बताया शायद, लेकिन मैंने इसी डायग्राम को देखकर आपको समझाया था कि वेव जो है इस डायरेक्शन में चल रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो वेव इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इन दोनों की प्रोपेगेट होगी। तो चलिए अब मैं इस डायग्राम को हटाता हूँ और देखते हैं कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो मैंने बताया आपको कल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये थी, मैग्नेटिक फील्ड ये थी, वेव इधर प्रोपेगेट हो रही थी। अगर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट हो, अगर वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट हो, तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं उसे हम? ट्रांसवर्स वेव। देखिए, बहुत अच्छे से समझना, बस दिमाग में आना चाहिए ठीक से। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेव जा रही थी। तो ये जो वेव थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों की परपेंडिकुलर थी या नहीं थी? थी। तो देखिए, जैसे ऐसे ये करके, ऐसे करके वेव चलेगी, ऐसे करके, तो ये जो है इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो है हमारी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। अगर वेव हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, वेव जो है हमारी वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के अगर वेव परपेंडिकुलर चले, तो ऐसी वेव को बोलते हैं हम क्या? ट्रांसवर्स वेव। देन ऐसी वेव को क्या बोलते हैं हम? ऐसी वेव्स को बोलते हैं हम क्या? ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं हम ऐसी वेव को? ट्रांसवर्स वेव। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? एक बार बताओ मुझे, ये समझ में आया कि नहीं आया? ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो वेव चलती है उसे बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैंने कल पढ़ाई थी, ई क्रॉस भी होता है, तो उसी की जैसे मैंने जो कल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी उसी की हम आगे प्रॉपर्टीज और पढ़ते हैं। तो इसी तरह एक और देख लो आप कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बता देता हूँ, तो चलो लॉन्गिट्यूडनल वेव भी देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था हमारा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था हमारा? ये। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और वेव का डायरेक्शन सेम हो जाए तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं हम क्या? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्या बोलते हैं ऐसी वेव्स को हम? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही वेव जो है प्रोपेगेट करे, वेव आगे चले, उसमें 90 डिग्री के एंगल पे चल रही थी, इसमें 0 डिग्री के एंगल पे चली, इसी के साथ चल रही है, तो ऐसी वेव्स को क्या बोलते हैं हम? ऐसी वेव्स को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो चलिए अब आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए आप इसे फटाफट से नोट कीजिए, देन मैं आपको पढ़ाता हूँ मोमेंटम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने जब चलती जाएंगी और किसी से हिट करेंगी तो उनके पास कुछ एनर्जी होगी, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगी जाकर। तो ऐसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी कुछ एनर्जी होती है, और ये है ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन, जिसे आप अभी नोट करिए। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज मोमेंटम, एंड मोमेंटम के एक छोटा सा डेरिवेशन है।
जैसा कि हम जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे, आपको ही मालूम है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी हमें, क्या दी थी, E = mc²। दी थी कि नहीं दी थी, ये तो सभी को मालूम होगा, 12th में पढ़ रहे हो आप। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें एक इक्वेशन दी थी E = mc²। जे अगर हम इसको तोड़कर ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए E = mc × c, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इस सी को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो c² हो जाएगा। तो मास इनटू वेलोसिटी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता था हमारा, मोमेंटम होता था। क्या होता था हमारा, मोमेंटम। तो मोमेंटम को बस यहाँ पर प्लेस कर देते हैं हम, E = P × C, P इज कॉल्ड मोमेंटम। तो P को यहाँ से सेपरेट करते हैं, तो P = E/c, ये आ गया हमारा इसका मोमेंटम। मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, इसे नोट कीजिए। ये था हमारा एक मोमेंटम का छोटा सा, जो कि E = mc² से आया था, और E = mc² को हमने mc × c लिख दिया, तो E = P × c। P कहाँ से आया, मास इनटू वेलोसिटी होता है हमारा मोमेंटम, देन मोमेंटम हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया, तो ये आ गया हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। देन इसके बाद स्टार्ट होता है हमारा क्या, इसके बाद हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब प्रेशर पढ़ेंगे हम, प्रेशर क्या लगेगा, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए प्रेशर क्या लगेगा, अगर प्रेशर की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर क्या होता था हमारा, हमने पढ़ा था प्रेशर होता था हमारा P = F/A। प्रेशर क्या होता था, P = F/A, फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है उसे बोलते थे हम प्रेशर। और फोर्स को जब हमने पढ़ा था, फोर्स क्या होता था, फोर्स होता था हमारा चेंज इन मोमेंटम, ये पढ़ा है हमने। फोर्स होता था हमारा चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है उसे बोलते थे हम फोर्स। और प्रेशर होता था कि इतने एरिया पर कितना फोर्स लग रही है उसे बोलते थे हम प्रेशर। तो देखिए प्रेशर की बात करें तो P = F/A, बस इसमें रख दीजिए आप चेंज इन मोमेंटम। यहाँ से अगर हम चेंज इन मोमेंटम करें तो वो कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी चेंज इन फोर्स, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा यहाँ से ΔP = ΔE/T × C। T क्या हो गया, कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो इसे जब मैं इसमें पुट करता हूँ, इसे जब मैं इसमें उठा के पुट करता हूँ, फोर्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम। तो P = F कितना था, F था हमारा ΔE/TC × A, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी इसे मैं E ही लिख देता हूँ, है ना, एक सेकंड रुकिए। P = और कपड़ा कहाँ गया, हाँ मैं लिखता हूँ E/TC × A, ये होगा हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला। अगर हमें मोमेंटम निकालना है तो हमारे पास ये सारी क्वांटिटीज होनी चाहिए, तब हम इसका मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेरिवेशन मोमेंटम का, और ये था एक छोटा सा डेरिवेशन प्रेशर का। ये पी से प्रेशर है, मोमेंटम नहीं है, ये पी से प्रेशर है, ये एक प्रेशर है, ठीक है ना, मोमेंटम नहीं है, प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला है, ये प्रेशर का फॉर्मूला है, ये है मोमेंटम का फॉर्मूला। इसे फटाफट से नोट कीजिए, देन मैं आपको आगे बताता हूँ कि और क्या है इसमें। तो चलिए अब देखते हैं हम एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एक डेरिवेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। वो डेरिवेशन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कल हमने उस दिन स्पीड का फॉर्मूला निकाला था इससे पहले लेक्चर में। तो आज देखते हैं हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेरिवेशन इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है कितनी, 1/√μ0 ε0। क्या होती है, 1/√μ0 ε0। और मीडियम में जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है v = 1/√μ ε। क्या होती है, μ × ε। और जो हमारी वैक्यूम में होती है वो होती है μ0 × ε0। अब मुझे बताइए यहाँ पर μ0 और ε0 क्या है, बता सकते हो मुझे, μ0 और ε0 क्या है? अगर बता सकते हो तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर μ0 और ε0 क्या है।
तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जो ये म्यू नॉट है, इस म्यू नॉट को बोलते हैं हम परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। इस म्यू नॉट को बोलते हैं हम क्या, परमिएबिलिटी। और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम क्या, परमिटिविटी। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। याद है कि नहीं है? इससे टर्म 1 में पहले आपने पढ़ा था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये तो हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा था। अब देखिए यहाँ से हम वेलोसिटी का कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी का रिलेशन। अब ये जो है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये वाली जो होगी ये इक्वेशन सेकंड हो गई। कौन सी होगी, इक्वेशन सेकंड। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, ऐसे तो मैं भी लिखना है ऐसे, तभी 2 नंबर मिलेंगे। अगर नहीं लिखा ना तो 2 नंबर नहीं मिलेंगे। सब कुछ लिखना है, जो जो तुम करो वो सारे टॉपिक्स लिखने हैं यहाँ पर। बस तुम्हें जो नंबर मिलेंगे वो लिखने के मिलेंगे, अदरवाइज किसी के नंबर से नहीं मिलेंगे सीबीएसई में। तो देखिए अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा C/V। मार्कर की खराब हो गई। यहाँ से जो है अगर मैं इसे इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा C/V इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/√μ एप्सिलॉन। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो यह आ जाएगा √μ0 अपॉन म्यू मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था, हमने कल पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपेगेट होती है। तो आज हम बात करते हैं इनकी एनर्जी डेंसिटीज के बारे में। तो इनकी एनर्जी कितनी होती है। सबसे पहली बात, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी वो किस किस से मिलकर बनी थी। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें 2 ही कंपोनेंट थे जिनसे मिलकर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे चल रही थी। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर किस किस चीज़ की एनर्जी होंगी। सो सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक मैग्नेटिक फील्ड थी। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी होगी। तो इन दोनों एनर्जीज को हम देखते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ, ये आपको अभी समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेते हैं एवरेज एनर्जी की बात करते हैं, है ना। एक सेकंड की, हम बात करते हैं सबसे पहले एवरेज एनर्जी की। एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चलो देखते हैं। तो हमने जो है अब हम बात करने जा रहे हैं एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बता पाओगे तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है उसे हम डिनोट करते हैं यू ई से। किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी, इसलिए हम डिनोट कर रहे हैं यू ई से। यू ई इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर होता है एप्सिलॉन नॉट क्रॉस एप्सिलॉन नॉट। तो हमने जो ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि टर्म 1 में आपका चैप्टर आया था ऑल्टरनेटिंग करंट में हमने जो है आरएमएस वैल्यूज पढ़ी थी सबकी। ये आरएमएस है, एस लगानी भाई, हमने आरएमएस वैल्यूज पढ़ी थी सबकी। तो आरएमएस वैल्यूज क्या थी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। तो वही आरएमएस वैल्यू यहाँ पर है, ये ई आरएमएस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2। अब इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो हमने पढ़ा था जैसे हमारा आई आर एम एस होता था, वो होता था हमारा आई नॉट बाई √2। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जिसमें आई नॉट हमारा पीक करंट होता था। ऐसे ही यही वैल्यूज सिंपल ई के लिए होती हैं। अब ई आर एम एस की बात हो रही है तो ई आर एम एस के लिए ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई
√2। अब ई का स्क्वायर है तो मैं इस पर स्क्वायर लगा देता हूँ, ये लग गया आपका स्क्वायर। एक सेकंड रुकिए, मैं इसे रफ करता हूँ। ई का मैंने स्क्वायर लगा दिया। जब मैंने ई का स्क्वायर लगा दिया तो देखो अब क्या होता है, मैंने इसकी वैल्यू से लिख दी ये मल्टीप्लाई 2, मैंने यहाँ पर लगा दिया मल्टीप्लाई 2, ये मैंने आगे कर दिया मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है एकदम? यहाँ तक एकदम क्लियर है या नहीं? एकदम क्लियर होगा मोस्टली, ये तो बेसिक सी चीज़ थी। देन यहाँ के बाद आगे चलता हूँ मैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर आ जाएगा ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 2 = 4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या 4। तो ये वैल्यू जो है ये तो आ गई हमारी किसकी वैल्यू, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक जब वेव प्रोपेगेट होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो इतनी एनर्जी होती है। और एक और सिंपल सी बात, एक और सिंपल सी बात वो देखना आप कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इक्वल होती है किसके, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी होती है वो इक्वल होती है किसके, एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। अब देखिए समझिए कैसे, जब हमारी एक वेव प्रोपेगेट हो रही थी, यानी कि जब हमारी एक वेव चल रही थी, तो उसमें जो था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इक्वल अमाउंट, उसमें उन दोनों की एनर्जी का इक्वल अमाउंट उसमें लगता था। जैसे आप समझिए कि जो हमारी वेव थी वो किसी में भेदभाव नहीं करती थी, वो सिंपल सा कि जितनी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी दे रही है उतनी मैग्नेटिक फील्ड दे रही है, तो वो दोनों का इक्वल रखती थी, वो किसी में भेदभाव नहीं करती थी। तो आप इससे समझ सकते हो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि दोनों के इक्वल अमाउंट लगता था एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ये बात यहाँ तक क्लियर होगी। मैं इसे रफ करता हूँ देन आपको बताता हूँ। तो देखिए आप आगे चलते हैं हम। अब आगे क्या है, अब मैं बताता हूँ आपको एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं क्या बताता हूँ आपको, अब मैं बताता हूँ आपको एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एवरेज एनर्जी ऑफ कितना गंदा बनाया मैंने, है ना, एक सेकंड की मैं आपको बताता हूँ। एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए देखते हैं हम एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये तो थी हमारी एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं हम एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड उसमें कितनी एनर्जी लगाएगी। तो उसे हम डिनोट करेंगे किससे, यू एम से। यू एम से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है। तो मैं यहां पर लिखता हूं बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या था, मुझे बताइए। एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या था, बताइए मुझे, बताइए जल्दी बताइए कि इसमें एप्सिलॉन नॉट और इसमें म्यू नॉट क्या था। ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इससे पहले ही मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या था। एप्सिलॉन नॉट था हमारा क्या, रिलेटिव परमिटिविटी, और म्यू नॉट था परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बताया था कि नहीं बताया था, इससे पहले लेक्चर में बताया था मैंने। तो चलिए अब मैं यहाँ पर जस्ट सेम इसी की तरह जैसे मैंने यहाँ पर E0/√2 रखा था, ऐसे BRMS की जगह मैं B0/√2 रखता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर रखा B0/√2 का होल स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई 2 म्यू नॉट, मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि B0 स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ से स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 2 हो जाएगा, ये भी 4, तो यहाँ पर आ गया 4 म्यू नॉट। तो ये आ गई
एवरेज एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर लगती है। इतनी ये फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, ये दोनों फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। बस ये तो आपको मैंने समझाया था कि ये कहाँ से आता है, कैसे निकलता है। तो अगर पूछी जाए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, इतनी। अगर पूछी जाए कि एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए, तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी लगेगी, वो कितनी लगेगी, इतनी लगेगी, V0² म्यू नॉट, ये थी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, और E0² मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4, ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। अब हम बात करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होगी। तो मैंने अभी बताया था कि ये दोनों जो है मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं, यानी कि जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, ऐसा नहीं होगा कि ये ज़्यादा हो जाए ये कम हो जाए। तो जो है टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी लगेगी वो इन दोनों को मिलाकर ही लग रही होगी। तो इसका मतलब इसका प्लस और इसका प्लस के इक्वल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी। तो देखते हैं हम अभी जस्ट, तो इसे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, देन फिर हम आगे चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनर्जी डेंसिटी। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, एनर्जी, हम एनर्जी की बात करते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। तो चलिए एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कितनी एनर्जी होगी उसकी क्या फॉर्मूला है ये मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब देखते हैं हम म्यू के, यू के बारे में। जैसे हम यू और रो दोनों से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि इसे ही से डिनोट करें। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ U इज इक्वल टू यू ई प्लस यू एम, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल थी। इन दोनों का अगर प्लस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना, 100% मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ से फर्दर इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, कुछ नहीं है, बस मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। यू ई की वैल्यू कितनी थी हमारी, यू ई की वैल्यू थी हमारी E0² मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4, थी कि नहीं थी, थी, बिल्कुल थी भैया, बिल्कुल थी। प्लस यू एम की वैल्यू कितनी थी हमारी, यू एम की जो वैल्यू थी वो थी हमारी कितनी, B0² अपॉन 4 म्यू नॉट, B0² अपॉन 4 म्यू नॉट। तो इन दोनों की अगर एनर्जीज को प्लस कर दिया जाए तो ये निकल के आती है हमारी कितनी, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी ये निकल के आती है हमारी। इन दोनों का प्लस कर दे तो ये निकल के आएगी। अब बताइए मुझे हाँ, अब मुझे एक बात बताइए आप कि जब ये इसकी टोटल एनर्जी है, जब ये इसकी टोटल एनर्जी है तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, जब ये हमारी टोटल एनर्जी है तो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में बनकर आ जाएगा आपके पास। U इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ERMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई 2 प्लस BRMS का स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये होगा ये हमारी U की वैल्यू। अब मुझे जो है यहाँ से, कल मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या, हाँ एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, C इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट डॉट एप्सिलॉन नॉट, बताया था या नहीं बताया था, याद कीजिए, जिसमें मैंने आपको बताया था म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज बताई थी ना। और एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, जिससे मैंने कहा था कि इसे आप कभी भूलोगे नहीं क्योंकि वो फॉर्मूला ही कुछ ऐसा ही था। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, E इज इक्वल टू BC, जिसमें BC का मतलब आपके लिए कुछ और हुआ, लेकिन यहाँ पर था मैग्नेटिक फील्ड और
लाइट की स्पीड सी से जो जनरेट होती थी। ये दोनों बी और ई जो थी हमारी वो आरएमएस वैल्यू थी। क्या थी? आरएमएस वैल्यू थी या नहीं थी? बी जो थी ये हमारी आरएमएस वैल्यू थी। ये दोनों फॉर्मूले इससे पहले मैंने आपको लेक्चर में बताए थे। अगर नहीं देखी वीडियो तो जाकर देख लेना, फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने ये दोनों फॉर्मूलेस बताए थे आपको। तो अब मैं यहाँ से जो है बी की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से मैंने निकाली बी आर एम एस इज इक्वल टू, बी आर एम एस कितना आ जाएगा? ई आर एम एस बाई सी। ये तो आ गई मेरी बी की वैल्यू। मैं इस बी की वैल्यू को भी यहाँ पर पुट करूँगा और यहाँ से जो है मैं, हाँ पहले मैं इसकी बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो U इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 प्लस, अब मैंने बी आर एम एस की वैल्यू पुट की यहाँ से। बी आर एम एस की वैल्यू कितनी है? ई आर एम एस बाई सी मल्टीप्लाई 2। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूँ, तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का तो 1 ही होता है अपॉन यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहाँ से मुझे म्यू नॉट की वैल्यू चाहिए जिसे मैं यहाँ पर प्लेस कर सकूँ, तो मैं यहाँ से म्यू नॉट की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से जो है म्यू नॉट की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी आपकी 1 अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई हमारी म्यू नॉट की वैल्यू। किसकी वैल्यू? म्यू नॉट की वैल्यू। तो अब मैं म्यू नॉट की वैल्यू को जस्ट यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए जरा, म्यू नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पर प्लेस की। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन मल्टीप्लाई 1 अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये यहाँ से ऊपर चली जाएगी। तो देखिए U इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 प्लस यहाँ से मैंने ये वैल्यू ऊपर पहुँचा दी, तो मैं यहाँ पर पहुँचाता हूँ ई आर एम एस मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाई सी मल्टीप्लाई 2। मैंने यहाँ से सी को कैंसिल आउट कर दिया। देन अब मैं यहाँ से आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए U इज इक्वल टू, अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी हाफ ये है और हाफ ये है, टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? 1। देखिए ई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2। ई आर एम एस का, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर जो है बी आर एम एस का स्क्वायर था ना, हाँ, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की है। वो ये की है कि यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ, मैं इन दोनों का स्क्वायर करता हूँ, तो ये बी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इस सी को स्क्वायर कर देता हूँ, इस ई को स्क्वायर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर भी इसे स्क्वायर, ये पूरा कट गया, तो ये यहाँ पर स्क्वायर लग गया, ठीक है ना। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, लेकिन मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी, तो कोई बात नहीं, मैंने अब ठीक कर दी। तो ये अब देखिए, अब एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2, ये हाफ और ये हाफ, टोटल मिला के 1। तो मैं ये होगी आपके टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इसकी टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक बार देखिए, दोबारा देखिए, एनर्जी डेंसिटी देखनी है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो कि इक्वल होती थी एनर्जी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। ये एवरेज है, याद रखना, ये जो डेंसिटीज़ हैं ये एवरेज एनर्जी डेंसिटीज़ हैं। कैसी हैं? एवरेज, ये बात याद रखना। ये जो है ये दोनों एवरेज एनर्जी डेंसिटीज हैं। तो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी थी वो कितनी थी? U इज इक्वल टू यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी प्लस यू एम मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, जिनका फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया था अभी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला प्लेस किया है। यहाँ से जो है मैंने ई आर एम एस कैसे लिखा? ई आर एम एस जो था आपका वो ऐसे आया। देखिए अभी बताया था मैंने आपको, एक और बार बता देता हूँ कि हमारा जो ई आर एम एस जो होता है वो होता है ई नॉट बाई अंडर रूट 2। क्या होता था? ई नॉट बाई अंडर रूट 2। अब देखिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, पूरे का इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया ई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर बाई 2। मैंने इतना इसमें से निकाल के मैंने ई आर एम एस कर दिया, बाकी का बचा एप्सिलॉन नॉट बाई 2, वो मैंने यहाँ रख दिया, प्लस ऐसे ही सेम इसमें कर दिया मैंने। देन उसमें से मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सी की वैल्यू क्या होती है, और मैंने बताई थी ई इज इक्वल टू बी सी। वो फॉर्मूला कहाँ है?
E इज इक्वल टू बी सी, ये रहा। जैसे मैंने कहा था कि इस फॉर्मूले को आप कभी नहीं भूलोगे क्योंकि फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है बी सी। तो इस फॉर्मूले को देखकर मुझे हंसी आ जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से मैंने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ से ये वैल्यू निकाली है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट करिए, देन मैं आपको आगे ले चलता हूँ। ओके 1 2 3 प्लीज टेक एन स्क्रीन। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जिसमें बताया है हमें, जिसमें पूछा है हमसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी है वो शो करनी है हमें कि मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के इक्वल होगी। ये तो हमें पता है कि इसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होती है, लेकिन अब हमें ये शो करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी के इक्वल होगी। तो देखिए कैसे शो करेंगे हम इसे। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आता है तो बताइए मुझे एक बार कमेंट करके। तो चलिए अब मैं देखता हूँ, मुझे बताना है यू ई इज इक्वल टू यू एम, ये मुझे शो करना है, ये मुझे क्या करना है, शो करना है। तो देखिए यू ई का फॉर्मूला क्या था, बताइए यू ई का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था। यू ई का फॉर्मूला था भैया, इतना तो हमें आता है, इतना भी तुम हमें गंवार मत समझो। तो चलो यू ई का फॉर्मूला था, मुझे मालूम है। यू ई का फॉर्मूला था ई आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और जो यू एम का जो फॉर्मूला था उसको सॉरी यू ई का ही फॉर्मूला लेते हैं हम, है ना। देन दिस इज इक्वल टू यू ई, ये किसके इक्वल था, यू ई का ये फॉर्मूला था। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ई इज इक्वल टू बी सी, जिसमें ये दोनों आर एम एस वैल्यूज होती थी, जिसमें ई और बी दोनों आरएमएस वैल्यू होती थी, ये मैंने अभी आपको बताया था और इससे पहले लेक्चर में भी बताया था। और एक और फॉर्मूला बताया था, वो बताया था सी इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला भी बताया था। इसमें हमारी जो ई आर एम एस जो वैल्यू है, ई आर एम एस इज इक्वल टू बी इंटू सी, यानी बी इसमें आर एम एस वैल्यू और सी इज इक्वल टू दिस, इन दोनों को उठा के मैं इसमें प्लेस कर देता हूँ। इन दोनों वैल्यूज को उठा के अब मैं इसमें डायरेक्ट प्लेस करने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, यू ई इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर, सॉरी ई आर एम एस की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करना हूँ, एक सेकंड, ये जी कितना गंदा है, अरे ई आर एम एस की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की, तो ई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, बी आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी का स्क्वायर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई सी का स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लगा देता हूँ। चलिए मैं होल स्क्वायर ही लगा देता हूँ, ये लीजिए, ठीक है ना। अब आपको अच्छे से समझ में, ई आर एम एस का स्क्वायर है तो ई की वैल्यू रखी मैंने, उस पर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट, अपॉन लगाया मैंने, अपॉन में कितना है 2, मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। अब देखिए अब मैं इसमें सी में ये वाली वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, जरा देखिए ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2। अब मैं यहाँ पर सी की जगह ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। देखिए यू ई इज इक्वल टू बी आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई सी कितना हो गया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ये स्क्वायर लग रहा है सी पर, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन मल्टीप्लाई ये वाला ये 2 यहाँ पर आ गया। अब देखिए इस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट से ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया कि नहीं हो गया। अब यू ई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिखता हूँ यू ई इज इक्वल टू, यू ई कितना आ गया, बी आर एम एस का स्क्वायर, बी आर एम एस का स्क्वायर मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, बी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन 2μ0 अपॉन 2μ0, ये हो गया इसका प्रूफ। हमें यही तो प्रूफ करना था कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी इक्वल होगी, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। यही फॉर्मूला होता था, आपको पता हो तो किसका, यू एम का, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का ये भी फॉर्मूला होता था जो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, इसे आप नोट कर सकते हो फटाफट से, जल्दी से।